श्री साम्राज्य न्यूज। गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, असा संतापजनक नारा देणाऱ्या भारत मुक्ती मोर्चाने अखेर दिल्ली निवडणूक आयोगाला चांगलंच धारेवर धरलाय। संपूर्ण देशात ईव्हीएम विरोधात वातावरण असल्यानं आता निवडणूक आयोगाने मतदारांचा अंत पाहू नये, शेवटची संधी म्हणून विचारपूर्वक निर्णय घेऊन ईव्हीएम मशीन बंद करा, अन्यथा सर्वत्र मशिनी फोडल्या जातील असा 10 दिवसांचा अल्टिमेटम जन आंदोलनाचे नेतृत्व वामन मेश्राम यांनी निवडणूक आयोगाला दिलाय। त्यामुळे आरएसएस प्रणित बीजेपी सरकार चांगलीच चिंतेत पडली असून या प्रकरणी निवडणूक आयोग पुढे काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। यावेळी बहुजन मुक्ती पार्टीसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, उच्च न्यायालयाचे वकील मोहम्मद प्राचा, दिल्ली विश्वविद्यालयाच्या नीतू सिंग, राष्ट्रीय करणी सेनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, गौतम पाल यांच्या बरोबरच देशभरातील शेकडो सामाजिक संघटनांसह 28 राजकीय पक्षांनी लाखोंच्या संख्येने सहभाग दर्शवलाय। या संपूर्ण आंदोलनाचा आढावा घेतलाय आमच्या विशेष प्रतिनिधींनी। बघूयात एक खास रिपोर्ट। अगर सड़क पर उतर गए, अगर उन्होंने पेशाब कर दिया तो महाफ्लड आएगा। और ये जो 3.5% लोग हैं वो फ्लड में बह जाएंगे। तो हमारे लोगों को हमारे जनशक्ति की ताकत का पता नहीं है। ये हमारे लोगों की इतनी जनशक्ति है, उसको जगाने का काम करो। बम गोले, हथियार, चाकू, छोरी, बंदूक, गोली, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शासक उनके पास है, पुलिस फोर्स उनके पास है, मिलिट्री उनके पास है, पैरामिलिट्री उनके पास है। तो आपको 15 दिन में अरेस्ट कर लेंगे, अंदर डाल देंगे, मामला खत्म। ये कोई उपाय नहीं है। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। हिस्टोरिकल बातें, पुरानी कहानी 1000 साल पुरानी नहीं बोल रहा हूं। अरे 9 अगस्त 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट की गांधी ने ऐसा किया था। अगर हम लोग इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, क्योंकि हमको हमारे नियंत्रण में काम है, जो काम हमारे नियंत्रण में है वो करो। जो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, चुनाव आयोग करता है, नहीं करता है, कहां जाएगा? भाग जाएगा क्या? देखो, अगर 10 साल के बाद अगर हम लोग काबिज हो गए तो 10 साल के बाद चुनाव कमिश्नर को फांसी की सजा देंगे। अगर वो मर गया तो ही बचेगा। अगर रिटायर्ड हो गया और पेंशन खा रहा है, पेंशन ही खाता रहेगा, तो वो 10 साल 20 साल के बाद भी देशद्रोह का मुकदमा फेस करना पड़ेगा उसको। ये देशद्रोह का काम है। ये जो कर रहे हैं, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो बख्शेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? भारत के बाहर हाँ, एक रास्ता ये है, भारत के बाहर। मगर अगर मान लो अमेरिका में गए तो हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि लोगों को भारत भेजो। अरे भाई, जो शासन करने का हुनर है ना, तो ये उसके बाद सारी चीजें कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो दुनिया में आप जाओगे कहां? अमेरिका बोलेगा इसको क्यों भेजना? हमारे देश में अपराध किया, आप अपराधी को संरक्षण क्यों दे? बात तो सही, मानना पड़ेगा उसको। फिर अपराधी को नहीं दे सकते हम संरक्षण, तो अपराधी को ठीक है लेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों को ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करने के लिए एक बड़ा इशू है। देखो, आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू भी तो चाहिए ना, है? आंदोलन खड़ा करने के लिए इश्यू चाहिए नहीं। अब उन्होंने दे दिया। मैं आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका क्या है? मतलब इस मामले को सॉल्व ना करे तो ही ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूं, मेरे सोचने का तरीका अलग है। क्यों? मान लो सॉल्व कर दिया तो आंदोलन कैसे करेंगे? आंदोलन करेंगे तो करोड़ों लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करेंगे, और करोड़ों लोगों का आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर आंदोलन जन आंदोलन हो गया
तो ये जो 3.5% लोग हैं, ये 3.5% लोगों की हम लोग मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे और हम लोग इस देश के आजाद नागरिक होंगे और हमारा इस देश में राज भी होगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये कहानी अब 7-8 साल की है, ज्यादा लंबी नहीं। कांग्रेस ने ये प्रस्ताव दिया था, क्या प्रस्ताव दिया था कि हमने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई है, तुम भी 2 बार कर और हमारी छोटी सी शर्त है, चुप हो जाओ। अडवाणी की विचारधारा से हम सहमत नहीं है, मगर ईमानदारी इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। ईमान होता है ना, ईमान ये इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। तो अडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी है। वो जो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है ना अभी, वो उसकी ईमानदारी की वजह से पड़ा हुआ है। अडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था और उसके ईमानदार होने की एक वजह ये थी कि वो ब्राह्मण नहीं था। ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ, लालकृष्ण अडवाणी जो है ये ब्राह्मण नहीं है, तो ये ईमानदार आदमी था, तो उसने इस बात को नहीं माना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गए। अगर अडवाणी नहीं चाहते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला है, जजमेंट है, कि काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। ये क्या जजमेंट है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये कोई पार्टी नहीं कह रही। नहीं तो बीजेपी वाले कहे थे अरे वो चुनाव हार गया इसलिए ऐसा कहना। तो सुप्रीम कोर्ट पार्टी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की बातों को सुना, सरकार का भी सुना, चुनाव आयोग का भी सुना, विरोधी पार्टी का भी सुना। सबका सुनने के बाद निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा कि चूंकि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें वोटर वोट डालने के बाद उसका वोट किसके नाम पर जमा हुआ आंखों से दिखता नहीं था, आंखों से दिखता नहीं था। तो ये मशीन पारदर्शी भी नहीं थी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। और फिर जजमेंट में दूसरी बात लिखी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से क्या हुआ? पेपर ट्रेल मशीन लगाने से केवल ये दिखाई देता था कि आपने जिस पर बटन दबाया उसी पर स्टैंप लगा, आंखों से केवल दिखाई देता था, केवल आंखों से दिखाई देता था। और दिखाई देने के बाद कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिरता था, मगर गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता है उसी ईवीएम की गिनती होती थी। यानी घोटाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। क्यों? क्योंकि कागज का टुकड़ा गिरकर जो बैलेट बॉक्स में गिरता था उस कागज के टुकड़े की गिनती नहीं होती थी। ईवीएम मशीन जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है कि यान चांद पर गया, चांद पर जाने के बाद पता चला बॉम्बे के इंजीनियरों को कि कुछ यान में गड़बड़ी हो गई। तो बॉम्बे के इंजीनियरों ने कहा चलो दुरुस्त कर लेते। यानी यान उधर है, चांद पर है, और इधर बैठे बैठे ही दुरुस्त करते थे इसरो में। यहां पर ईवीएम है और यहां पर वो आदमी है, वो यहां नहीं कर सकता, तो चांद पर कर सकता है। चांद पर सुधार कर सकता है
इसका मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जानने वाले जो लोग हैं उनको मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। रिमोट से उसको चलाते थे और अपने हिसाब से उसका उपयोग करते थे। तो यहां के यहां क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा है उसमें तो स्टैंप लगा हुआ है, उसकी तो गिनती नहीं होती थी। गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता था उसी की गिनती होती थी।